तो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस के लेक्चर 3 की। ठीक है, इसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिज्म को। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस हम लोगों ने 2 लेक्चर देखा है। आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा प्रिज्म को। प्रिज्म क्या होता है इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की चीजें देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रिज्म। A prism is a transparent refracting medium bounded by 5 plane surface with a triangular cross section। इसमें 5 सरफेस होते हैं और एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। कौन कौन से सरफेस होते हैं आइए देखते हैं इसको। देखिए पहला सरफेस आपको ये बेस दिखाई देगा BEFC। पहला ये बेस दिखाई देगा, दैट इज द फर्स्ट सरफेस। सेकेंड BABE, सेकेंड सरफेस सेम एज ये सरफेस दिखाई देगा CFBA। ये 3 सरफेस हो गए और आगे एक ट्रायंगुलर दिखाई देगा ABC एंड पीछे एक ट्रायंगुलर दिखाई देगा DEF। तो ये टोटल 5 सरफेस होते हैं बेटा, जिसमें से ABC और DEF ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं और बेस और बगल की 2 साइड रेक्टेंगुलर होती है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है देखिएगा। तो ये होता है हमारा प्रिज्म। अब इसमें प्रिज्म में देखिएगा ये कह रहा है दैट इज द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब ये जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप होता है ABED एंड ACFD, ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्रैक्टिंग एज हमारा ये होता है AD लाइन, दैट इज रिफ्रैक्टिंग एज, और जिसके अकॉर्डिंग हम रखते हैं दैट इज कॉल्ड बेस। और ये होता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या होता है बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या कह रहा है। कह रहा है the principal section of prism is the triangular ABC. The angle BAC is the angle of prism. Angle BAC angle of prism होगा। आगे कह रहा है which is denoted by the letter A. The two rectangular surface, जैसा कि मैंने बताया आपको, ABD and ACFD shown shaded are in the refracting surface. The line AD is the refracting edge and the rectangular surface BCFE is the base of the prism। आपको बता ही दिया है मैंने, which is usually grounded or made rough। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें होती हैं बेटा प्रिज्म में। ठीक है, कितने टोटल सरफेस होते हैं बेटा, 5 सरफेस होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू किस तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर आगे की चीजें देखेंगे। देखिएगा ये एक हमारा प्रिज्म है। प्रिज्म को हम लोग नॉर्मली 2D में एक ट्रायंगल बेस पे दिखाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एक इंसिडेंट रे आती है, दैट इज इंसिडेंट रे OP। जब वो इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, हमने नॉर्मल बनाया है इस सरफेस पे, ये आपको दिख रहा है नॉर्मल लाइन। ठीक है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, फिर ये दूसरे सरफेस पे जाती है, दूसरे सरफेस का नॉर्मल बना, फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, ये हो गया। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे। अब हमारा PQ जो है वो है रिफ्रैक्टेड रे, और जो हमारी QR है दैट इज द इमर्जेंट रे। ठीक है, अब हम लाइट के एक्चुअल पाथ को देखेंगे। लाइट का इंसिडेंट रे ये आगे की तरफ ये जा रहा था PL, दैट इज, और फाइनली लाइट इमर्ज कहाँ हुई, दैट इज QR, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया, दैट इज M। तो यहां पर ये दोनों पॉइंट मिल गए और ये जो टोटल एंगल आ रहा है बेटा दैट इज लैम्डा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ये आता है एंगल ऑफ डेविएशन। अब हमें यहां केवल एक चीज गेट करनी है कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, इस एंगल ऑफ डेविएशन का एंगल I और प्रिज्म के एंगल से क्या रिलेशन निकलता है। हमें ये चीज लानी है कि यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन का प्रिज्म के एंगल से क्या रिलेशन निकलता है। आइए देखते हैं। तो पहले कुछ बेसिक चीजें इस फिगर में देख लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर एंगल I लिखा है, दैट इज एंगल I1 एंड दैट इज एंगल I2। ठीक है, यहां पर R1 है, यहां पर ये दैट इज एंगल R1, दैट इज एंगल R2, दैट इज लैम्डा 1, दैट इज लैम्डा 2। इनको लैम्डा 1 लैम्डा 2 मान लेते हैं। कैसे मानते हैं अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ, तो मैं आपको बता दूं। देखिएगा PMQ दैट इज द बेसिक ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल अंदर के ट्रायंगल के अंदर के 2 अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो मैंने इनका नाम मान लिया है कि दैट इज लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। मैंने केवल माना है। सो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ये हमने मान लिया।
अब इस लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है पहले ये देखते हैं। तो देखिएगा बेटा, हमको मालूम है कि MPN एंगल MPN दिस टोटल एंगल, तो ये टोटल एंगल बाहर वाले टोटल एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल MPN इज इक्वल टू एंगल I1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, यानी कि लैम्डा प्लस R1 इन दोनों के इक्वल होगा, ठीक है, यानी कि I इज इक्वल टू लैम्डा प्लस R1, ठीक है। और इसका मतलब लैम्डा 1 यहां पे हमने माना है, तो लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, I1 से R1 को माइनस करेंगे, I1 ठीक है माइनस R1, ये आ गया लैम्डा 1। सेम इसी तरीके से यहां पर मैंने I2 माना है, तो हमको मालूम है कि लैम्डा 2 प्लस R2 इज इक्वल टू I2, ठीक है। तो इस तरीके से लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, लैम्डा 2 इज इक्वल टू I2 माइनस R2। ये आ गया बेटा, ओके। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू, आगे देखते हैं बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 था, तो इसको ऐड कर लो, I1 प्लस R1 सॉरी माइनस R1 है, ठीक है, प्लस I2 माइनस R2, ये हमने कर लिया, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो I1 को I1 के पास ले जाते हैं, I1 प्लस I2, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। तो हमारे पास लैम्डा की ये वैल्यू आ गई। तो एक तो रिलेशन हमारे पास एंगल I और एंगल R के बेस पे ये आ गया, ठीक है बेटा। तो एंगल I और एंगल R के बीच में हमारे पास ये रिलेशन आ गया, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि इसमें और क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो अगर मैं एक बार फिर से आपको फिगर दिखाता हूं, फिर देखते हैं आगे और क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, ओके। देखिएगा, अब मुझे यहाँ रिलेशन A से निकालना है, ठीक है, एंगल A से रिलेशन निकालना है। तो पहले तो अब मैं और चीजें करूंगा, देखिएगा, मैं यहाँ पे आगे लूंगा क्वाड्रिलेटरल APNQ, ये 4 साइडेड फिगर है APNQ। अब आपको मालूम है कि ये जो नॉर्मल है P पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये नॉर्मल Q पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, यानी कि एंगल APN 90 डिग्री, एंगल AQN 90 डिग्री, तो इन दोनों का सम 180 हो गया। अब बचे एंगल A और एंगल N। तो एंगल A यानी कि PAQ प्लस एंगल PNQ, इन दोनों का सम कितना आएगा बेटा, 180 डिग्री। आइए देखते हैं। तो एंगल PAQ प्लस एंगल PNQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम कितना आ गया बेटा, 180 डिग्री। तो इसका मतलब जो PAQ है वो एंगल A है, तो एंगल PNQ इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस जिसकी वैल्यू मतलब एंगल A, तो A यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म ये आ गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन, ठीक है। अब अगली चीज देखते हैं बेटा, फिर से देखना, अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल PNQ की केवल बात करूं, ट्रायंगल PNQ, तो ये जो एंगल है दैट इज एंगल N, तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना आता है बेटा, 180। तो बेटा याद रखिएगा R1 प्लस R2 प्लस N इज इक्वल टू 180, N का मतलब PNQ। तो यहां पर अगर मैं N की वैल्यू निकालूंगा, N इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2, ये आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि एंगल PNQ इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। आगे करते हैं, तो एंगल PNQ इज आल्सो इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में हमने PNQ की वैल्यू निकाली है, दोनों को इक्वल कर सकते हैं बाय 1 एंड 2। तो लिखेंगे 180 माइनस A
इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। 180 से 180 कैंसल और ये माइनस है, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस R1 प्लस R2 दिया तो माइनस से माइनस भी कैंसल हो जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ R1 प्लस R2 की जगह पुट कर देंगे, ठीक है, R1 प्लस R2 की जगह पुट कर देंगे। सो लैम्डा इज इक्वल टू I1 प्लस I1 प्लस I2 माइनस ए। अब इस माइनस ए को उस साइड ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, ठीक है, हमें रिलेशन ही निकालना था, यानी कि लैम्डा प्लस ए इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये आ जाता है हमारा रिलेशन बेटा, ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन का, एंगल ऑफ प्रिज्म का रिलेशन एंगल हमारे इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल के साथ ये रिलेशन आता है, हमें यही रिलेशन फाइंड करनी होती है। तो इस रिलेशन को फाइंड करते टाइम बेटा हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कराता हूं, इसको देखिएगा, इसमें सारी डिटेलिंग की गई है। तो सबसे पहले हम लोग को लेना होता है लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1, इसको हमने लैम्डा 1 और लैम्डा 2 माना है। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, क्यों? क्योंकि बेसिक ट्रायंगल PMQ में लैम्डा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है और वो इंटीरियर के दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने यहां लिख लिया। इसके बाद आता है MPN, ये जो MPN है वो I के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये जो टोटल एंगल है I, इसका मतलब I1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस R1। तो यहां से हमने लैम्डा 1 की वैल्यू निकाली, दैट इज I1, और R को इस साइड लाएंगे माइनस में, I1 माइनस R1, ठीक है। सेम इसी तरीके से I2 इज इक्वल टू, जो I2 होगा ये इस टोटल एंगल के इक्वल होगा, यानी कि लैम्डा 2 प्लस R2 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसका मतलब लैम्डा 2 इज इक्वल टू I2 माइनस R2। तो मैंने लिख लिया लैम्डा 2 इज इक्वल टू I2 माइनस R2। सो फिर से लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, अब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो मैंने लैम्डा 1 की वैल्यू पुट की, फिर लैम्डा 2 की वैल्यू पुट की, और I को I के पास ले आए और R को R के पास ले गए हम लोग, ठीक है। तो I के पास आ गया और R के पास आ गया, हमारे पास ये बेसिक फार्मूला बना। आगे अब हम देख रहे थे क्वाड्रिलेटरल, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल APNQ में एंगल A और एंगल PNQ का सम 180 आएगा, क्योंकि ये दोनों तो 90-90 पर है, इनका सम 180 आएगा, इनका भी सम 180 आएगा बेटा। अब 180 अगर सम आ रहा है तो हम लोगों ने क्या किया, PNQ की वैल्यू एंगल A के रिस्पेक्ट में निकाली, ठीक है। और सेम इसी तरीके से अब ट्रायंगल PNQ में हम लोगों ने एंगल N की वैल्यू निकाली 180 माइनस R1 प्लस R2, कैसे निकाली, तीनों एंगल का सम 180 है इस वजह से, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल है तो दोनों को कंपेयर कर दिया और यहां से एंगल A की वैल्यू लिया, तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, फिर हम लोगों ने इस वाली फॉर्मूले में पुट कर दिया और हमारे पास रिलेशन आ गया कि लैम्डा यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है बेटा। तो ये बेसिक रिलेशन होता है हमारा, ओके। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंगल ऑफ डेविएशन को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑब्वियस सी बात है एंगल ऑफ इंसिडेंस इफेक्ट करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, अब देखिए एंगल ज्यादा या कम होता है उसके अकॉर्डिंग डेविएशन भी ज्यादा या कम होता जाता है। द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मटेरियल प्रिज्म का मटेरियल क्या है, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो डेविएशन कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो डेविएशन ज्यादा होगा। द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म के कैसे डिपेंड करेगा, भाई एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा हुआ या कम हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एंगल ऑफ डेविएशन भी वेरी करेगा, ठीक है। द कलर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, देखिए ये बहुत जरूरी चीज है, कलर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, कि हम कौन से कलर की लाइट वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, सीधे सीधे वेवलेंथ ऑफ लाइट की बात करते हैं यहाँ पे। तो हर एक लाइट, जितने भी डिफरेंट कलर की लाइट्स होती हैं उनकी वेवलेंथ अलग होती है, तो उन पे भी डिपेंड करता है। कुछ लाइट कम डेविएट होती है, कुछ ज्यादा डेविएट होती है। अब जैसे कि मान लीजिए वॉयलेट है, वो बहुत ज्यादा डेविएट होती है तो वहां पे एंगल ऑफ डेविएशन बहुत बड़ा होगा। रेड का डेविएशन कम होता है तो वहां पे एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। आगे देखिए ग्राफ दिया है और कह रहा है क्या,
डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा। तो देखिएगा यहाँ दिया है एंगल ऑफ डेविएशन, ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको यहाँ लिखा है एंगल ऑफ डेविएशन, ये लिखा है एंगल ऑफ डेविएशन और यहाँ लिख दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिएगा कैसे वेरी कर रहा है एंगल ऑफ डेविएशन, मान लीजिए यहाँ पर था, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आने के बाद अगर आप इंसिडेंट एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर रहे हैं तो डेविएशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस के स्टार्टिंग में तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर एंगल इंक्रीज कर रहा है तो डेविएशन डिक्रीज करेगा, लेकिन एक पॉइंट पर आने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आप इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होता है बेटा, इंक्रीज करता है। दिस ग्राफ ये शो कर रहा है। ओके, आगे देखिएगा क्या कह रहा है, इट इज फाउंड दैट द एंगल ऑफ डेविएशन बिकम मिनिमम व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन इज बिकम मिनिमम, एंगल ऑफ डेविएशन तब तक मिनिमम होगा जब इंसिडेंस एंगल की वैल्यू इमर्जेंस एंगल के इक्वल होगी, तब मिनिमम होगा। तो यानी कि व्हेन I1 इज इक्वल टू I2 और व्हेन R1 इज इक्वल टू R2 तब मिनिमम डेविएशन होता है। आगे कह रहा है द पोजीशन ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू देयर इंसिडेंट रे at which the incident ray suffering minimum deviation is called the position of the minimum deviation। अब देखिए क्या कर रहा है, the position of prism with respect to the incident ray, इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में प्रिज्म की पोजीशन पर अगर मिनिमम डेविएशन होता है तो उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। ओके, thus in the position of the minimum deviation the refracted ray inside the prism is parallel to its base। तो और जब मिनिमम डेविएशन होता है तब जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो बेस के पैरेलल जाती है। इफ द प्रिज्म इज इक्विलैटरल द पोजीशन ऑफ द मिनिमम डेविएशन, अगर प्रिज्म इक्विलैटरल और मिनिमम पोजीशन की रेट में है तो क्या दिखाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन वो भी मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस a। कैसे 2i माइनस a आता है, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है कि जो डेविएशन होता है वो होता है i1 प्लस i2 और माइनस a ये होता है। तो जब हमारा मिनिमम डेविएशन i और i2 इक्वल होता है देन इन दोनों को ऐड करेंगे देन इट इज बिकम 2i। भाई दोनों की वैल्यू इक्वल होती है ना, मान लो i1 i है और i2 भी i है तो i प्लस i कितना हो गया बेटा, 2i माइनस a। सो मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू i2, ठीक है, 2i माइनस a। तो इस तरीके से हमारा रिलेशन निकलता है बेटा। ओके, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है डेविएशन एट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हम अभी डेविएशन की बात करते हैं, यहाँ कह रहा है डेविएशन एट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये ट्राइंगल लिया है, सॉरी प्रिज्म लिया है, उसमें कह रहा है कि उसमें एंगल ए दिया है 60 डिग्री, एंगल ए 60 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिया है 1.5, यानी कि ये जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। ये कितना है बेटा, 60 डिग्री का एंगल है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। तो अब हम पहला फिगर देखते हैं, ये वाला, ये लाइट रे आ रही है, यहाँ पर इंसिडेंट एंगल बना 70 डिग्री का। तो बेटा हमको 70 डिग्री का एंगल पता है, हमको एंगल ए पता है यानी कि आई और ए पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमको पता है, ठीक है। तो हम यहाँ से एंगल आर की वैल्यू वगैरह निकाल सकते हैं। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो साइन आई अपॉन साइन आर करके एंगल आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमको आई तो पता है ना, अगर हमको आई पता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम साइन आर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है 38.5 डिग्री। अब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट होकर दूसरे सरफेस पे कितना एंगल बनाएगी, ठीक है, ये अलग की चीज है अभी। तो यहाँ पर बना रही है 21.5 डिग्री। अब तुम सोचोगे ये 21.5 डिग्री कैसे बना रही है, अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। फिर जब ये आफ्टर रिफ्रैक्शन बाहर जा रही है तो ये बना रही है 33 डिग्री। तो यहाँ पर I1 और I2 इक्वल नहीं है, यहाँ पर बेटा I1 और I2 इक्वल नहीं है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर I1 और I2 इक्वल नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी तुम सोच रहे हो ये कैसे बनेगा, तो देखिएगा आपको I1 पता है, आपको ये पता है, अगर आपको I1 और ये सब पता है तो R1, ये जो R1 है यहाँ के इसके रिस्पेक्ट में ये कैसे निकालेंगे, अभी मैं इन तीनों को पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद समझा देता हूँ। फिर दूसरा फिगर देखिएगा, 48 डिग्री ले लिया है,
तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, आई पता है, तो हमने यहाँ निकाल लिया 30 डिग्री। फिर ये आगे गई और ये 48 पर निकल गई, यानी कि I इज इक्वल टू I2 है, तो ये मिनिमम डेविएशन कर रही है। कैसा कर रही है? मिनिमम डेविएशन कर रही है 48 डिग्री पर, हम ऐसा ले रहे हैं। फिर अगली लाइट रे 30 पर आ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, R निकाल सकते हैं 19.5। फिर हमने इसको और आगे लेकर, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन 36 आ रहा है और इसका यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन बेटा 43 आ रहा है। इस फिगर में ये आ रहा है और यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन 47 आ रहा है। तो ये 30 डिग्री पे आया, 19 रिफ्लेक्शन बना, यहाँ पर 77 इमर्जेंट एंगल बना और यहाँ पर 47 डिग्री का क्या आ रहा है बेटा हमारे पास? डेविएशन। तो हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास सारी बेसिक कैलकुलेशन की चीजें, हमें सिंपली कैलकुलेट करना है और हम सब कुछ निकाल लेते हैं। ओके बेटा, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं और क्या चीजें। आगे कह रहा है डिपेंडेंस ऑफ एंगल, क्या कह रहा है बेटा? देखिएगा, डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे किस तरीके से डिपेंडेंस होता है? तो बेटा हमको मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ऑब्वियस सी बात है डिपेंड होगा। कैसे कह रहा है? इट इज फाउंड दैट द फॉर ए गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस द प्रिज्म विद द हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोड्यूसेस ग्रेटर डेविएशन। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, डेविएशन ज्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। डेविएशन देन द प्रिज्म व्हिच हैज लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ज्यादा का यानी कि जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका डेविएशन ज्यादा होगा। सेकंड पॉइंट, द डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म पे कैसे डिपेंड करेगा? कह रहा है इट इज फाउंड दैट द एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ता है तो डेविएशन बढ़ेगा, ठीक है। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म कम होता है तो डेविएशन कम होता है। तो हम लोगों ने भी देखा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म पहले बढ़ता है तो पहले डेविएशन कुछ थोड़ा सा कम होता है, बट एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ाएंगे तो डेविएशन और बढ़ेगा। एंगल ऑफ प्रिज्म को और बढ़ाएंगे तो और डेविएशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द कलर। तो भाई कलर यानी कि वेवलेंथ, डायरेक्टली कलर का मतलब क्या हो जाता है बेटा? वेवलेंथ। यहाँ पे डिपेंडेंस ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द कलर यानी कि वेवलेंथ की बात कर रहा है। कह रहा है इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वेवलेंथ। वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो डेविएशन डिक्रीज करेगा, यानी कि जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है वो सबसे लॉन्ग होती है, तो यहाँ पर इंक्रीज मतलब वेवलेंथ अगर ज्यादा लंबी है यानी कि लॉन्ग है तो हमारा जो डेविएशन होगा वो डिक्रीज करेगा। और वायलेट कलर की वेवलेंथ थोड़ी शॉर्ट होती है तो वहां पर डेविएशन मैक्सिमम होता है। Thus the refractive index of material of a prism is maximum for a violet light and the minimum for a red light, क्योंकि रेड लाइट का डेविएशन मिनिमम और वायलेट लाइट का डेविएशन मैक्सिमम होता है। Consequently, a given prism deviate the violet light most and the red light least. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रिज्म वायलेट लाइट को सबसे ज्यादा डेविएट करता है और रेड कलर को सबसे कम डेविएट करता है। इज इट क्लियर बेटा? ओके बेटा, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना ही देखा, बट हमें एक चीज क्लियर करनी है कि इस पूरे लेक्चर में अगर हम प्रिज्म को देख रहे हैं तो प्रिज्म से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं यानी कि इनका जो एक डेरिवेशन होता है एंगल ऑफ प्रिज्म का, एंगल ऑफ डेविएशन का, एंगल आई और एंगल इमर्जेंट के साथ, हमें इसको थोड़ा सा केयरफुली डेराइव करना होगा, घर पे प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम इसका डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जब हमको लगाने होंगे बेटा तो हमें काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमें उन प्रॉब्लम से बचने के लिए इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि अगर एग्जाम हॉल में आप बैठे हो और आपके सामने एक ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जो इससे रिलेटेड है तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है, ठीक है। तो आप अपनी कंफ्यूजन से दूर रहें बेटा और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि एक रेगुलर प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। ओके, तो इसके डेरिवेशन को आप 2-3 बार ट्राई करेंगे, बट इन केस अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने कुछ फैक्टर्स बताए कि किस तरीके से जो फैक्टर्स होते हैं वो एंगल ऑफ डेविएशन को इफेक्ट करते हैं। फिर हम लोगों ने एक ग्राफ देखा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन का, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये बताया कि मिनिमम डेविएशन कब सिचुएशन कब बनती है, मिनिमम डेविएशन की सिचुएशन कब बनती है जब एंगल आई और एंगल I2 यानी कि इमर्जेंट एंगल और इंसिडेंस एंगल इक्वल होते हैं। ओके बेटा, फिर हम लोगों ने डिफरेंट एंगल पर डेविएशन देखा कि मान लो डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है उस पे किस तरीके से डेविएशन हो रहा है और कैसे कैलकुलेट कर रहा है। फिर कुछ फैक्टर और देखे हम लोगों ने जिसपे हम लोग पूरी बात की।
तो बेटा इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। फिलहाल ये लेक्चर यही खत्म होता है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा फोर्थ लेक्चर की। फोर्थ लेक्चर में हम लोग आगे की चीजें देखेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।